हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरो टेक एकेडमी। यहाँ पे हम जो हमारी नई प्लेलिस्ट है उसके बारे में बात करेंगे, जिसका मोटिव है आपको प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनाना, मतलब कि प्रोफेशनल अकाउंटिंग सिस्टम को समझाना। यदि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं और आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं और अब आप अपना करियर इन 2026 के अंदर दोस्तों अकाउंटिंग में बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक प्रॉपर रोड ट्रेनिंग आपको पता होनी चाहिए। और इस प्रॉपर रोड ट्रेनिंग को ही ध्यान में रखते हुए हमने ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका फर्स्ट इंट्रोडक्शंस वीडियो हमने हमारी प्लेलिस्ट में डाल दिया है। यदि अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो को आप समझें, जिससे कि आपको हमारे कोर्स का प्रॉपर रोड मैप समझ में आए, जिससे कि आपके लिए आगे आने वाले सारे लेक्चर्स एक प्रॉपर वे में बने। अब जब हम हमारा प्रोफेशनल अकाउंटिंग कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं तो याद रखना दोस्तों, ये जो कोर्स है वो बेसिक स्ट्रक्चर के साथ मैं बताऊंगा। इसके अंदर मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लेते हुए प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स के साथ, केस स्टडी के साथ कोशिश करेंगे कि आपको हम प्रॉपर वे में ये सब चीजें बता सकें। तो आशा करता हूं जब आप एक लेक्चर को ले रहे होंगे उस समय आपके पास एक आपका पेन होगा, डायरी होगी, जिसका फर्स्ट पेज आपने स्टार्ट कर दिया होगा प्रोफेशनल अकाउंटेंट का, क्योंकि ये जर्नी एंड होगी एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट आपको बनाकर। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम हमारे आज जो पहला लेक्चर्स है वो बात करेंगे। मतलब आप लिख सकते हैं, उस पर डेट मेंशन कर सकते हैं, डे नंबर 1। अब दोस्तों, क्योंकि मैंने ये बात बोला कि मैं स्क्रैच से आपको बताऊंगा, तो इसका मतलब है कि मैं लैंग्वेज भी बहुत सिंपल लेके हुए, प्रैक्टिकल लैंग्वेज लेते हुए आपसे बात करूं। दोस्तों, सबसे बड़ा क्वेश्चन एक ये है कि जैसा ही आपने 10th पास करी, आपने सोचा कि मुझे अब एक सब्जेक्ट्स लेना है। सब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन कर दिया गया कुछ इस बेसिस पे, मैंने जो ऑब्जर्व किया है। अगर आपका परसेंटेज 85% है, 95 है, तो आप कॉमर्स विंग के नहीं हो, आप साइंस विंग के हो। आपका जो इंटेलिजेंसी लेवल है वो बहुत अच्छा है, आपकी कैपेबिलिटी लेवल अच्छी है, ये मानी जाती है। यदि आप 75 60 के बीच में हैं तो आप कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, मतलब आप कॉमर्स आप ऑप्ट कर सकते हैं। और उससे नीचे या फिर इसके एवरेज में है 60 70, वो आप आर्ट्स के, क्योंकि कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में आपको जाना है। क्या यही प्रॉपर डिसीजन है आपकी स्किल, आपकी कैपेबिलिटी और सबसे इंपॉर्टेंट आपके सब्जेक्ट्स की वर्थ का? ये बहुत अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि हम बोल देते हैं कि हमने कॉमर्स लिया है, तो कहानी जो हमारी यहां से स्टार्ट होगी, जो हमारी ट्रेनिंग सेशन चालू होगा वो कॉमर्स से स्टार्ट होगा, जैसे हमने मेंशन भी किया है, इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स। सबसे पहले हम इस पे नहीं जा रहे कि हम कौन सी अकाउंटिंग करेंगे, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कॉमर्स की। ये कॉमर्स क्या होता है? क्या एक सब्जेक्ट है? आर्ट्स वाले को कॉमर्स के साथ कहीं भी इंटरेक्ट नहीं होता, साइंस वाले का कॉमर्स के साथ कहीं भी इंटरेक्ट नहीं होता, या एक नॉर्मल पर्सन का कॉमर्स के साथ कहीं भी इंटरेक्ट नहीं होता, केवल सब्जेक्ट्स ओरिएंटेड? नो। याद रखो दोस्तों, आप डे टू डे जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं उसमें कॉमर्स इन्वॉल्व है। चाहे आप हाउस वाइफ हो, चाहे आप अपने घर का कोई सामान लेके आ रहे हो, या आप कोई डीलिंग कर रहे हो, उसके अंदर कॉमर्स इन्वॉल्व है। तो यहां पे हम केवल एक सब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गए कि कॉमर्स हमें पढ़ना है, या हम एक सब्जेक्ट ओरिएंटेड होके हमारा परसेंटेज 65 70 से इसलिए हम कॉमर्स के बने, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी आप सब्जेक्ट्स ले तो सब्जेक्ट की डेप्थ को समझना बहुत जरूरी है। और इन तीनों ही विंग के अंदर कॉमर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्या साइंस वाले बिजनेस नहीं करते? बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। आर्ट्स वाले बिजनेस नहीं कर रहे? करते। तो उस समय भी उन्हें इन फाउंडेशंस को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि कॉमर्स एक फाउंडेशन नॉलेज है जो आपको लेना चाहिए यदि आप बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, या डे टू डे एक्टिविटीज आप सेलिंग एंड बाइंग कर रहे हैं, तो आपको कॉमर्स के बारे में समझना आना चाहिए कि कॉमर्स एक वाइड रेंज है, वो क्या है। वहां से ही हम हमारी जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशंस, जिसका एजेंडा है पूरा का पूरा कॉमर्स, और कॉमर्स का अकाउंटिंग के साथ क्या रिलेशन है उसी की बात करेंगे आज के हमारे इस पूरे के पूरे लेक्चर में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। जब भी हम बात करेंगे तो हमें एक फाउंडेशन नॉलेज पता होनी चाहिए कि जब भी हम गुड्स सर्विसेज देते हैं या खरीदते हैं,
या इस तरह का एक्सचेंज हर जगह इन्वॉल्व है आपके इंडिया में, बाहर में। गुड्स मतलब है कि एक सामान्य एग्जांपल की बात करता हूं कि मेरा एक बिजनेस है जिसके अंदर मैं एलसीडी टीवी को बेचता हूं, तो मैंने एलसीडी टीवी खरीदा, वो मेरे लिए गुड्स है। मान लो मैं ट्यूटर हूं, मैं आपका मेंटोर हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं उसके लिए फीस ले रहा हूं, ये मेरी सर्विस है। तो अगर मैं ये चीज दे रहा हूं तो कहीं ना कहीं आप उसके बदले मुझे कुछ अमाउंट देंगे। तो ऐसा जो एक्सचेंज होता है वो लार्ज स्केल एक्सचेंज की बात हो रही है। बहुत बड़े स्टैंडर्ड पे अगर वो एक्सचेंज होता है तो उसके अंदर इन्वॉल्व जो रहता है, जिसके अंदर पूरा का पूरा वर्ल्ड इन्वॉल्व है, पूरा का पूरा कंट्री इन्वॉल्व है, उसको हम कॉमर्स की डेफिनेशन में दे सकते हैं। या फिर हम बोले तो एक्सप्लोरिंग द एसेंशियल एक्टिविटी दैट कनेक्ट प्रोडक्शन टू द कंज्यूमर। मतलब कि एक जो रॉ मटेरियल है, जो कंसेप्ट बोलता है प्रोडक्शन का कि रॉ मटेरियल का यूज करके प्रोडक्शन करके एक फाइनल आउटपुट निकालना, एक फाइनल प्रोडक्ट निकालना और उसको कंज्यूमर को देना जिससे वो कंज्यूम करे, ये सारा का सारा एक्सप्लोरिंग एक्टिविटी जो है वो कॉमर्स में इन्वॉल्व है। चाहे आप सर्विस दे, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनने के बाद डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, फिर आप पेशेंट को देखते हैं, तो आप अपनी सर्विस दे रहे हैं, पेशेंट आपको अमाउंट दे रहा है। ये सब जो है इन्वॉल्व जो है सारा का सारा, जिसमें आप सर्विस गुड्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप लार्ज स्केल्स पे उसको प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप रॉ मटेरियल लाते हैं, अपनी मशीन पे लगाते हैं, मशीन लगाने के बाद एक प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट को भेज देते हैं, कंज्यूमर उसको यूज करता है। तो ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज है दोस्तों, वो दिस इज द पार्ट ऑफ कॉमर्स, जिसके अंदर आप अपनी स्किल्स, आप अपने प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को फाइनल प्रोडक्ट बना के आप सामने वाले को देते हैं, जिसका आपको एक सर्टेन अमाउंट मिलता है। तो अगर हम बोले तो एसेंशियल एक्टिविटी है दैट कॉन्सेप्ट द प्रोडक्शन टू द कंज्यूमर, की जो कंज्यूमर है जो लास्ट में कंज्यूम करेगा उसके लिए प्रोडक्शन करना। मतलब ऐसा एक्टिविटी होगी ही होगी हमारे किसके अंदर, कॉमर्स के अंदर, और उसी के अंदर सारा का सारा हमारा सब्जेक्ट इन्वॉल्व है कॉमर्स, और वहां से ही हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। तो आशा करते हैं सबसे पहले आपको एक इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स पता लगा होगा, जिसके अंदर हमें बोल रहे हैं कि कंज्यूमर्स के लिए एक प्रोडक्शन बनाना, उस प्रोडक्ट को देना जिसकी वो यूज करें, उस प्रोडक्शन प्रोसेस में हमारा इन्वॉल्वमेंट होना, ये सारी की सारी एक्टिविटीज और होल एक्टिविटीज पार्ट मानी जाएगी कॉमर्स। वाली स्लाइड्स के अंदर हम देखेंगे कि सबसे पहले हमने एक ब्रॉड कंसेप्ट्स में डेफिनेशंस को देखा। अब हम एक सिंक्रोनाइज सेंट्रिक इंफॉर्मेशन को अगर हम बात करें तो मतलब कि आपका एक फंडामेंटल प्रोसेस होता है जिसको आपको समझना होता है, एक्सचेंजिंग वैल्यू बिटवीन द म्यूचुअल पार्टी ऑफ फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स। डेफिनेटली मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया और वो प्रोडक्ट बना के मुझे किसी को देना है क्योंकि उसको जरूरत है, उसको रिक्वायरमेंट है, और उसके लिए वो मुझे एक अमाउंट देगा। तो इसका मतलब है हम दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि एग्जांपल के तौर पर मैं अपना मोबाइल शॉप ओपन करके बैठा हूं और आपको एक मोबाइल का रिक्वायरमेंट है। अब आप मेरे पास आएंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका कहीं ना कहीं एक डिमांड है, आपको रिक्वायरमेंट है, और वो चीज मैं फुलफिल कर रहा हूं, तो मैंने आपको मोबाइल दिया, आपने मुझे पैसा दिया। इसका मतलब हमारी दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है, जिसको आपको जो चीज चाहिए वो मैंने दे दी, उसके एवज में मैंने पैसा ले लिया। तो यहां पे यही बात हो रही है कि फंडामेंटल प्रोसेस यही है कि एक्सचेंज वैल्यू बिटवीन द मल्टीपल पार्टी फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स। यही अगर मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं, मोबाइल मुझे बहुत सारे बनाने हैं और कोई पर्सन आता है बोलता है मेरी कंपनी के लिए, मेरी ब्रांडिंग के लिए मोबाइल बनाइए क्योंकि मुझे देना है, तो हम दोनों के बीच के अंदर एक एग्रीमेंट हुआ है, उसको कुछ बेनिफिट्स है, उससे किसी को देना है, तो वो सब चीजें जो इन्वॉल्व होती है वो हमारे कॉमर्स के अंदर ही रहती है। लेकिन अगर इसके कोर पॉइंटों को हम और डिटेलिंग करें कॉमर्स की, तो द लार्ज स्केल प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग, याद रखिएगा लार्ज स्केल मतलब कि बड़े स्केल प्रोसेस को बात कर रहे हैं, जिसके अंदर गुड्स, अगर हिंदी वालों की बात करूं तो इसको हम माल बोलेंगे, और सर्विसेज जो होती है उसको एक दूसरे में एक्सचेंज किया जाता है। दोनों पार्टियां इसके लिए कोई ना कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कोई वैल्यू देती है, कोई पैसा देती है। मैं अगर कोई प्रोडक्ट बनाऊंगा, किसी को दूंगा, तो वो मुझे अमाउंट देगा ना। अब वो अगर लार्ज स्केल की बात हो रही है तो याद रखिए दिस इज द पार्ट ऑफ द कॉमर्स, राइट है, छोटा की बात नहीं हो रही, लार्ज स्केल की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, अब सबसे बेनिफिट क्या है, कोर रिक्वायरमेंट कॉमर्स में क्या होती है वो समझना जरूरी है। एक तो सबसे पहला है जो हमने बोला म्यूचुअल बेनिफिट्स, मतलब कि एग्जांपल के तौर पर या तो आप कोई गुड्स बेच रहे हो या फिर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो इन एक्सचेंज फॉर पेमेंट।
जैसा मैंने आपको बोला, हमारी ऑनलाइन एकेडमी अगर डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज चलाती है, ट्रेनिंग स्किल्स देती है या कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देती है, तो हम उसके लिए जो भी अमाउंट होता है वो चार्ज करते हैं। तो इसका मतलब हमारी सर्विस, हमारा एक्सपीरियंस हम सेल कर रहे हैं और उसका हमको पैसा मिल रहा है। इसी तरीके से अगर हमारा कोर रिक्वायरमेंट हम कॉमर्स की बात करें तो उसके अंदर है म्यूचुअल बेनिफिट्स की, मतलब आपको गुड्स एंड सर्विस का रिक्वायरमेंट है और मुझे उसके लिए पैसा चाहिए। तो मेरे माइंड में एक आइडिया आया, मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, आपने उसको यूज किया, उसका मुझे पैसा दिया, आपने भी उसको आगे फॉरवर्ड किया और आपने उसका पैसा कमाया। यही तो चलता रहता है। अगर हम बात करें इसकी फंडामेंट एक्टिविटी के लिए, तो ये सारी के सारे बिजनेस में अप्लाई होती है और प्राइमरी सोर्स ऑफ अकाउंटिंग डेटा होता है। जब भी हम अकाउंटिंग की जर्नी को स्टार्ट करेंगे तो जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ है, जितने भी एक्सचेंजेस हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं तो हमें रखना पड़ेगा, उसका कोई ना कोई तो सोर्स होगा। अगर फॉर एग्जांपल मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया और मैंने किसी को दिया, तो कोई ना कोई बिल इनवॉइस में उसको दूंगा, उसके एवज में मुझे पैसा देगा। तो ये इसका मतलब ये हो सकता है कि ये इनिशियली लेवल पे अकाउंटिंग प्राइमरी स्टेज हो सकती है आपकी अकाउंटिंग की। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम बात करें कॉमर्स की डेफिनेशंस की, तो उसके 3 कोर पॉइंट आपको पता होना चाहिए। लार्ज स्केल पे होना चाहिए, म्यूचुअल बेनिफिट्स होना चाहिए और ये आपकी अकाउंटिंग डेटा का प्राइमरी स्टेज हो जाता है। स्कोप ऑफ कॉमर्स, स्कोप ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स का क्या स्कोप है? यहां पे अकाउंटिंग की भी बात ही नहीं हो रही है, याद रखिएगा, कॉमर्स के स्कोप की बात हो रही है। अब यहां पे स्कोप को समझने के लिए सबसे पहले कुछ चीजों को समझना पड़ेगा कि कैटेगराइज करना पड़ेगा वेरियस लेवल पे जो आपके एक्सचेंज होते हैं गुड्स का, जो एक्सचेंज फ्रॉम द इंडिविजुअल इंटरेक्शन टू इंटरनेशनल ट्रेड। ऐसा भी होता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, इंडिविजुअल टू बिजनेस, लोकल बिजनेसेस, इंडिविजुअल टू इंडिया लेवल के जो बिजनेस है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, या फिर हो सकता है फॉरेन में भी जाके आपका सेल होता है, आप बाय करते हो, जैसे आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कहते हो। तो ये सब जो स्कोप है उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको बांटे तो वहां पे हमारी जो डिस्कशन होनी है वो हमने यहां पे आपको एलोबरेट किया है। जैसे नंबर 1 हमने एक टर्म बोला B2C, मतलब पर्सन टू पर्सन। जो भी एक्सचेंज अकरिंग हो रहा है वो डायरेक्टली बिटवीन इंडिविजुअल एंड कंज्यूमर्स के बीच में हो रहा है, इंडिविजुअल एंड कंज्यूमर्स के बीच हो रहा है। ए पर्सन बी पर्सन को कोई सुविधा दे रहा है, दोनों यूजर्स है, राइट है। तो ऐसा अगर कोई भी ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व हुआ तो दोस्तों वो B2C की कैटेगरी में माना जाएगा स्टूडेंट्स। और बिजनेस टू बिजनेस मतलब कि वहां पे कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस कंडक्ट हो रहे हैं 2 एंड मोर बिजनेस के बीच में। कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन, फॉर एग्जांपल मुझे कोई प्रोडक्ट बनाना है, उसके लिए मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, तो मुझे कंज्यूमर के पास नहीं जाना पड़ेगा, कोई ना कोई जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने वाला बिजनेसमैन है या कोई व्यापारी है उसके पास जाके मैं बोलूंगा भैया ये रॉ मटेरियल मुझे दे दो। तो हम दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, क्योंकि मैं भी व्यापारी वो भी व्यापारी, तो ऐसा जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो B2B है, इसको हम बोलते हैं B2B। इंडस्ट्रियल एंड रीजनल मतलब कि अब जो गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन द इंडस्ट्रीज एंड अक्रॉस स्टेट बाउंड्रीज। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, एक स्टेट से दूसरे स्टेट का रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट को, या बोल सकते हैं एक बिजनेस है जो MP में है, एक बिजनेस है UP में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जिनको आपका एक दूसरे का जो डेवलपमेंट, अपने बिजनेस को डेवलप करना है, प्रोड्यूस करना है, कोई रॉ मटेरियल कुछ भी करना है, उस तरह के जो एक्सचेंज होते हैं उसका स्कोप हो जाता है इंडस्ट्रियल रीजनल्स। मशीनें चाहिए बड़ी बड़ी डेवलपमेंट के लिए, कोई प्रोसेस के लिए, तो वो जो ट्रांजैक्शन रहेगा उसका जो स्कोप रहेगा वो इंडस्ट्रियल एंड रीजनल बेसिस पे रहता है। और उसके बाद जो बात करते हैं वो है इंटरनेशनल ट्रेड, जब आपका बाइंग एंड सेलिंग, जिसको हम टर्म बोलेंगे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन्वॉल्व रहता है, दिस इज द पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड्स। तो आपने समझा कि हर एक ट्रांजैक्शन के अंदर कॉमर्स का स्कोप है दोस्तों, कॉमर्स इन्वॉल्व है हर जगह। तो वो उसका टाइप एंड स्कोप अलग अलग हो सकता है, पर्सन टू पर्सन, B2C, B2B, इंडस्ट्रीज, या फिर आपका फॉरेन ट्रेड्स, ये सब इसके अंदर सारा का सारा आपको यही समझना है कि म्यूचुअल बेनिफिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई वैल्यू मिल रही है और उसी के बेसिस पे एक्सचेंज हो रहा है, चाहे वो गुड्स का हो चाहे वो सर्विसेज का हो। ठीक है दोस्तों, कंडीशंस फॉर कॉमर्स की हम बात कर लेते हैं कि हमें कुछ चीजें समझना बहुत जरूरी है कि हम किस सिनेरियो को क्लासिफाइड करेंगे कॉमर्स के अंदर, कौन सा सिनेरियो नहीं होगा पार्ट ऑफ कॉमर्स, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। तो आप ये बोल सकते हैं कि हम यहाँ पे कुछ रेफरेंस देना चाह रहे हैं कि पर्सनल ट्रांजैक्शंस जो होते हैं, फॉर एग्जांपल कि मेरे पास अपना एक एप्पल का वॉच है और मैंने अपने दोस्त को दे दिया, यूज कर ले,
तो क्या सर दिस इज द पार्ट ऑफ द कॉमर्स? क्या ये एक्टिविटी कॉमर्स की मानी जाएगी? लेट्स सी, इसको ही तो हमें चेक करना है, इसी को तो हमें देखना है। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इस वाली स्लाइड्स के अंदर ये बात रखी है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द सिंपल एंड पर्सनल ट्रांजेक्शंस एंड ट्रू कॉमर्शियल एक्टिविटी बेस्ड ऑन द स्केल एंड इंटेंट। स्केल, कितने बड़ा ट्रांजेक्शन हुआ है या उसका इंटेंट क्या है, उसके बेसिस पे हम ये तो पता लगाएं कि कॉमर्स एक्टिविटी है या नहीं है। तो उसके लिए हमने डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो आपके सामने रखे। जैसे नंबर 1, सेल ऑफ 100 रेफ्रिजरेटर टू रिटेलर्स। अब इसको समझिए, आपने जो सेल करा, आपके पास रेफ्रिजरेटर आपके बनाते हैं मान लो, और आपने एक रिटेलर को 100 रेफ्रिजरेटर दिए, तो ऑब्वियसली बात है एक बड़ा लार्ज स्केल्स आपने ट्रांजैक्शंस किया है। तो इसका मतलब इसको हम कॉमर्स एक्टिविटी में रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, ये कॉमर्स एक्टिविटी का पार्ट है। अब दूसरा, सेल ऑफ 1 यूज्ड फोन टू ए फ्रेंड। मतलब कि आपके पास एक पुराना फोन था और आपने उस फोन को अपने दोस्त को दे दिया एक नॉर्मल सा एक अमाउंट लेकर। तो ये बार बार थोड़ी हो रही है एक्टिविटी, ये लार्ज स्केल की थोड़ी है, आपका ये बिजनेस थोड़ी है। तो इसको हम कॉमर्स के क्लासिफिकेशंस में नहीं रखेंगे। दोस्तों, लार्ज स्केल एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज, मुझे एक सेमिनार देना है, मुझे एक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देनी है, जिसके लिए मैंने किसी कॉर्पोरेट कंपनी से, एमएनसी कंपनी से एक चार्ज लिया मेरी कंसल्टेंट सर्विसेज का। तो क्या इसको कॉमर्स माना जाएगा? क्योंकि सर्विस का एक्सचेंज है, क्योंकि इसको भी हम क्या मानेंगे? कॉमर्स का पार्ट मानेंगे। और पर्सनल एक्टिविटी विथ नो कॉमर्शियल इंटेंट, जैसा मैंने आपको बताया, मैंने किसी को यूज करने के लिए दे दिया, उससे कोई पैसा लेने की बात नहीं हो रही है, तो वो कॉमर्स का पार्ट है, वो कॉमर्स का पार्ट नहीं माना जाएगा। तो मतलब जहां भी इंटेंट और स्केल बड़ा है और उसका मोटिव कुछ ना कुछ म्यूचुअल बेनिफिट्स है, तो उसको हम कंसर्न कर सकते हैं कि ये कुछ कंडीशंस है जिसके बेसिस पे हम बोलेंगे कि इसके अंदर कॉमर्स इन्वॉल्व है। आई होप सो, मैं आशा करता हूं आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा कि अभी तक हमने डिस्कशन केवल कॉमर्स पे ही किया है। ठीक है दोस्तों, कॉपी करना चाहें तो आप कॉपी कर सकते हैं। ये आपके एक एग्जांपल हमने सेट किया है जिससे कि आपको क्लैरिटी आए कि क्या हम कहना चाहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड्स पे चलते हैं। रिलेशन टू अकाउंटिंग, कि कॉमर्स का अकाउंटिंग के साथ क्या रिलेशन है। अब धीरे धीरे हम अकाउंटिंग की ओर बढ़ते जा रहे हैं कि कॉमर्स, आप ये बोल सकते हैं एक बड़ा स्कोप है, उसमें अकाउंटिंग का क्या रोल है, उसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे क्या रीजन है कि क्या हम बोल सकते हैं कि अकाउंटिंग का कॉमर्स के अंदर क्या रोल है? तो अकाउंटिंग सर्व एज द सिस्टमैटिक डॉक्यूमेंटेशन लेयर फॉर द अंडरलाइंग कॉमर्शियल लेयर। जो एक्टिविटी हो रही है इस कॉमर्स के अंदर, जो एक्सचेंज के अंदर, उसका सिस्टमैटिक डॉक्यूमेंटेशन जो पार्ट करता है, वो पार्ट इन्वॉल्व होता है अकाउंटिंग के अंदर। क्योंकि बहुत सारे ट्रांजेक्शंस होते हैं, आप बहुत सारी चीजें खरीदते हो, तो हर चीज ब्रेन में नहीं रख सकते ना, उसको आपको याद रखना नहीं, याद थोड़ी कर सकते हो, या तो आप कंप्यूटर में मेंटेन कर सकते हो या फिर आप किसी की डॉक्यूमेंट्री करते हो। तो उसका एक सिस्टम तो होना चाहिए, वेल प्लान सिस्टम तो होना चाहिए। वहीं आपको सपोर्ट करता है आपकी अकाउंटिंग सिस्टम्स। अब बात आती है कि किस तरीके से, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमर्शियल एक्टिविटी की। द फाउंडेशन एक्टिविटी दैट सर्व्स एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। मैं बोला जो भी आपका ट्रांजैक्शन होगा फर्स्टली इनिशियली, तो वो जो भी डॉक्यूमेंटेशंस करेंगे वो कहीं ना कहीं तो राइट डाउन करेंगे। तो आप ये बोल सकते हो ट्रांजैक्शंस का जो इनिशियली लेवल का प्राइमरी डेटा है वो किस सिस्टम के अंदर आ रहा है? हमारी अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर आ रहा है, जिसके अंदर कॉमर्शियल एक्टिविटी जो हो रही है उसको हम मैनेज करें। दूसरा, हमने सोर्स ऑफ डेटा तो रख लिया प्राइमरी, लेकिन उसको एक प्रॉपर सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग मेथड भी तो रखना जरूरी है। हम एक साथ 10 ट्रांजैक्शन करेंगे, एक साथ 200 ट्रांजैक्शंस करेंगे, तो ये तो मैच अगर हमने सही प्रॉपर से नहीं रखा तो हमारा रिजल्ट प्रॉपर आना ही नहीं है, हमारा रिजल्ट फाइंड आउट होगा ही नहीं। अगर हम किसी चीज को प्रॉपर नहीं रखते, किसी ने हमको कॉल किया, हमने उसका कॉल पे बोला हाँ आप बोलिए नंबर हम, और आपने रैंडमली सा एक कागज लिया, उस पर आपने वो नंबर लिख दिया, इधर उधर हो गए, अब वो खो गया। या फिर आपके पास दोबारा थोड़ी टाइम बाद एक कॉल आया, आपने वापस नंबर लिख दिया, अब ये 2 नंबर है, इन 2 नंबर में आपको रिलीवेंसी नहीं पता कि कौन से नंबर से क्या कम्युनिकेशन करना है, क्योंकि आपने कहीं डिटेल ही नहीं किया। तो आप रिजल्ट्स कैसे पहुंचोगे? आप किसी को कैसे बताओगे ये नंबर उस पर्सन का है, आप जाके इस मैटर पे बात कर लीजिए? इसका मतलब सिस्टम नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग वो सिस्टम आपकी ट्रांजेक्शन्स को देता है दोस्तों।
आप उसको प्रॉपर वे में यूज कर सकते हैं। आई होप सो हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, जो हम कहना चाह रहे हैं वो आप समझ पा रहे होंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज प्लीज कमेंट में जरूर दीजिएगा, कोई भी डाउट है कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट वाले जो वीडियो आएगा उसमें हम इसको पूरा का पूरा, कोई भी डाउट रह जाएगा तो उसको हम कवर करेंगे, क्योंकि हमारा मोटिव है स्क्रैच से सिखाना, बिल्कुल स्क्रैच से। तो आपको अभी ये समझ में आया होगा कॉमर्स क्या है, अभी आपको समझ में आएगा इसका स्कोप क्या है। अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि अकाउंटिंग का रोल क्या है, कि जो कॉमर्स एक्टिविटी हो रही है उस एक्टिविटी को प्राइमरी डेटा रिकॉर्ड करने का काम हमारी अकाउंटिंग करती है, और उसको सिस्टमेटिक तरीके से लिखने का काम। अब हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग के अंदर हम टैली प्राइम लेंगे, तो बहुत सारे आप जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं, क्योंकि कंप्यूटराइजिंग अकाउंटिंग करते हैं, तो मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है। टैली बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। टैली आपकी सारी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो पूरे प्रॉपर मैनेज करता है। तो वो एक प्रॉपर फाउंडेशन रिक्वायरमेंट है, इसलिए हमने उस सॉफ्टवेयर को लिया है। नहीं तो बिजी सॉफ्टवेयर को आप यूज कर सकते हो, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, वो भी आप बहुत अच्छी यूज कर सकते हो। तो मेरा कोई मकसद किसी को प्रमोशन करना नहीं है, मेरा मकसद है जिसकी ज्यादा डिमांड है, जो ज्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा एक टारगेट है आपको जॉब दिलाना, कि जब आप इंटरव्यू फेस करें तो आपकी जो नॉलेज है वो बहुत साउंड होना जरूरी है। तो उसी की हम बात करते हैं। हाँ, एक और बात, अगर आप कॉमर्स से हैं और आपने 11th 12th दिया है, आपको बेसिक है, तो आप चाहें तो इसको देखें, चाहें तो आप स्किप कर जाएं, आपकी नॉलेज है, आप इसको एनहांस करना चाहते हैं। लेकिन साइंस और आर्ट्स वाले विद्यार्थी हैं या और किसी विंग से हैं, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, एक एक चीज को बहुत नोटिफाई कीजिएगा, क्योंकि हम बहुत डिटेल में इसको करेंगे। उसके बाद है कि अकाउंटिंग सिस्टम हमारा रिलेशन में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने का काम भी करता है। भाई हमने बहुत सारी एक्टिविटी करी, हमने कुछ बहुत सारे गुड्स खरीदे बेचे, लेकिन हमको प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, ये कौन बताएगा भाई? एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ? आपको लॉस लगा तो कितना लॉस लगा? आपको लॉस लगा तो कितना लॉस लगा? लॉस कितना लगा? बार बार आपको बोल रहा हूं। तो लॉस लगा हमको, सर लॉस लगा 6,54,660.28 पैसा। ये जो एग्जैक्टिव फिगर लाना है ना, यही अकाउंटिंग का करिश्मा है, यही करिश्मा है। आप बोल रहे हो लॉस लग गया, लॉस लग गया, मैं आपसे बोल रहा हूं वैल्यू बताओ, लॉस कितना लगा? आपने एग्जैक्टली बताया। कैसे? आपने डिटेल्ड बताया। ये देखो, ये अकाउंट हमने मेंटेन किया, इससे हमको लॉस लगा, एग्जैक्टली फिगर ये है दोस्तों। उसे कहते हैं अकाउंटेंट, उसे कहते हैं अकाउंटिंग, प्रॉपर अकाउंटिंग। एक एक फिगर मैच कर रहा है, तो फिर जो रिपोर्ट जा रही है वो भी सही जा रही है, जिससे कि आपको टैक्स भी ज्यादा नहीं लग रहा, आपने सारी डिटेल प्रॉपर वे में रखी है। इसीलिए तो उसको भी रिकॉग्नाइज करने के लिए हमारी अकाउंटिंग सिस्टम काम आती है, जो कि हमारी रिपोर्टिंग आउटकम्स एंड रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने में बात आता है। भाई रिपोर्ट तो देखोगे कि आपने इतने सारे ट्रांजेक्शन्स किए, कितने हमारे देनदार हैं, लेनदार हैं, डेटर्स क्रेडिटर्स कितने, उन सबकी प्रॉपर वे में मैनेज करने का रोल्स भी हमारा अकाउंटिंग का ही है। तो कॉमर्स से हमारी स्टार्ट हुआ और अकाउंटिंग ने हमारा सिस्टमैटिक मैनर मैनेज किया हमारे फाइनल रिजल्ट्स को लाने के अंदर। आई होप सो, मुझे लगता है कि इस सेशंस में आपको समझ में आया होगा कि कॉमर्स का अकाउंटिंग के साथ क्या रोल है, उसको हमने यहाँ पे डिटेल किया। अगर हम इसको कंक्लूड करना चाहें तो की हाइलाइट्स में अगर अपन देखना चाहें आज का इस जो सेशंस है, जो कि हमने आपको बोला 15 से 20 मिनट इंटेंस, बहुत ही आपको कंटिन्यूसली मैनर में मिलेगा, तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि हमने अंडरस्टैंड किया है कि कॉमर्स इज द परक्विजिस्ट फॉर द प्रोडक्शन रीचिंग कंज्यूमर एंड रेवेन्यू जनरेट। कॉमर्स के अंदर तो बहुत सारी एक्सचेंज आता ही आता है, जो आपके गुड्स एंड सर्विसेज है उसका एक्सचेंज आता ही आता है। लेकिन अकाउंटिंग क्या काम करती है कि जितना भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसका प्रॉपर सिनेरियो बना के आपको प्रेजेंट करता है कि भैया आपको प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, या आपकी जो रिपोर्ट है, जो आपके सीनियर फाइनेंशियल हैं, एनालिस्ट्स हैं, उनको बताया जाएगा कि ये रिपोर्ट्स है, ये हमारा काम है। यही काम हमारा कॉमर्स के अंदर अकाउंटिंग का काम है। तो सबसे पहले हमने कॉमर्स को समझा आज के इस सेशंस के अंदर, और उसके साथ साथ हमने ये देखा कि कॉमर्स और अकाउंटिंग का किस तरीके से रिलेशन है। तो आप समझ गए होंगे कॉमर्स में बहुत लार्ज स्केल पे म्यूचुअल बेनिफिट से कोई ना कोई ट्रांजेक्शन्स होते हैं, और उनको प्रॉपर वे में मैनेज करने का काम किसका होता है दोस्तों? अकाउंटिंग का। तो आशा करते हैं इस छोटे से सेशंस में आपने कॉमर्स की डेफिनेशंस को समझा होगा। आपके लिए बेहतरीन तरीके की स्लाइड्स हमारी टीम बनाती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको इन डिटेल एंड प्रोफेशनल वे में पूरी इंफॉर्मेशन मिले, क्योंकि हमारा टारगेट है आपको प्रो लेवल का अकाउंटेंट बनाना, जो ओवरऑल आज आप टैली सीख रहे हैं। टैली बहुत जगह यूज होती है, बहुत सी एमएनसीज कंपनी में टैली यूज नहीं होती है, तो वहां पे सैप यूज होता है और भी ईआरपी सिस्टम मैनेज होता है। तो आपको उन सब के बारे में भी नॉलेज जब होगी, जब प्रॉपर रिपोर्टिंग होगी, जब आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग
तो आशा करते हैं आपको ये वाला लेक्चर्स पसंद आया होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जो कि होगा डे नंबर 2, और आशा करते हैं कि आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और अपना स्किल जो है वो 2026 में बहुत बूस्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।